जब अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जनरल प्रिंसिपल्स कर लिया है, तो इसका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स चालू करते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन चालू करते हैं। आइए, ठीक है जी। चलिए सर, अब है ना, देखो, ये चार्ट मैंने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना चालू किया था, उस समय भी तुम्हारे साथ में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? नंबर वन, कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, कि सर 1872 में आया था। सर उसको चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन। सेक्शन 1 to 75 होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सर जो अपन ने पढ़ लिए हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने से लेके, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से लेके, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने तक के नियम क्या क्या हैं, ये कहां पर आएगा? जनरल प्रिंसिपल्स में। जिन भी लोगों ने अपने वीडियो ऑन नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने वीडियो ऑन कर लेवे। ठीक है, चलिए। हाँ, जिनके नेट थोड़ा प्रॉब्लम है, लैग हो रहा है, करता हूँ। जिनके लैग है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। जिनके लैग नहीं है, उन लोग को कर लेना चाहिए। ठीक है, नंबर वन। नेक्स्ट, कि सर जनरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 1 to सेक्शन 75 में होते हैं। सर इसी एक्ट में पहले चीजों को खरीदने और बेचने से रिलेटेड सेक्शंस हुआ करते थे। गुड्स की सेलिंग से और परचेजिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता था एक सेलर और बायर के बीच में, कुछ गुड्स को, गुड्स यानी कि मूवेबल आइटम्स को, गुड्स यानी कि मूवेबल आइटम्स को खरीदने और बेचने के लिए भी तो सेलर और बायर आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाते होंगे। यस सर। तो वो उसके प्रोविजंस भी कहां पर थे? कि सर अंडर द सेक्शन नंबर 176 to 123 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आते थे। लेकिन जब देखा कि बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड बनने लग गई है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स को लेके ही बनाए जा रहे हैं, तो सर इन सेक्शंस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, और एक नया एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कब बनाया गया? 1930 में। और ये सेक्शन 76 to 123 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कट ऑफ कर दिए गए, रिपील कर दिए गए। यस सर। सर इसी तरीके से, सर यदि दो या दो से अधिक जने, मान लो जिया वोरा है और जिया जैन है, ठीक है, ये मिलके इनकी सीए हो जाती है। मैं ये सोचते हैं कि चलो अपनी पार्टनरशिप फर्म चालू करते हैं, सीए फर्म चालू करते हैं। किस फॉर्मेट में करते हैं? कि चलो पार्टनरशिप फॉर्मेट में चालू करते हैं। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो सर ये आपस में क्या बना रहे हैं? कि सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना रहे हैं, जिसको कि अपन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट भी तो बोल सकते हैं। यस सर, ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो सर पार्टनरशिप्स को बनाने से लेके, चलाने से लेके, खत्म करने तक के जो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस थे, वो पहले कहाँ थे? कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही हुआ करते थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के बीच में क्या बन रहा है? कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसके भी प्रोविजंस थे, पर देखा गया कि ये अपने आप में बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड बन रहा है। तो सर ये जो पार्टनरशिप वाले सेक्शंस थे 239 to 268, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटाए गए, और एक नया एक्ट आया 1932 में, पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, उस समय आ गया है। और सेक्शन 124 to 238 किस चीज से रिलेट करते हैं? कि सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, ये अपने को अब पढ़ने हैं। तो नटशेल में अब ये सेक्शंस और ये सेक्शंस ही रह गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अपने को पढ़ने भी यही, ये तो फिनिश कर लिया, अब ये वाला बचा है, ये वाला फिनिश करेंगे अपन। ओके सर। सर थोड़ा सा नजरें खुली कि सर तुम्हारे यहाँ पर तुमको एक्चुअल में फाउंडेशन में बिजनेस लॉ, यानी कि बिजनेस करने के लिए जो भी एक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उनमें मेजॉरिटी जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही बिलोंग करती है। खुद जनरल प्रिंसिपल, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सारे के सारे करीब करीब यहीं से हो गए। जिया बोरा, हाँ सर। तेरा ध्यान किधर है? किधर भी नहीं है सर। हैं?
इधर भी नहीं ऐसा, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? देख टीचर को पता पड़ता है इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर सेक्शन 2, अब अपने को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी गारंटी पेमेंट प्लेजर एजेंसी ये चालू करना है। ठीक है सर। सर चूंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स ही तो हैं, चूंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स ही तो हैं, तो सर जनरल प्रिंसिपल्स तो इन सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी फॉलो होंगे। यस सर। कि सर क्या जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे? कि सर कल मिनिमम 2 पार्ट सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। कि सर ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, देन पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, और ये पहले से वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर नहीं किया होना चाहिए। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। सारे 11 10 11 जो एसेंशियल एलिमेंट जो भी लागू होते हैं वो सारे के सारे आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी होने चाहिए। वो सारे के सारे आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आइए सबसे पहले अपन चैप्टर चालू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी में से इंडेमनिटी वाला पार्ट चालू करते हैं। ठीक है जी। आइए अब इंडेमनिफिकेशन का बेसिक मीनिंग होता है इंडेमनिफिकेशन या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉसेस। टू मेक गुड द लॉसेस। यस सर। 10 दिन तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? हम्म। सर ठीक है। ठीक है, ध्यान दे बेटा, है ना। इंडेमनिफिकेशन का बेसिक मतलब होता है टू मेक गुड द लॉसेस कॉस्ट। देखो एक्स को मिस्टर वाई ने इंडेमनिफाई करने का वादा किया कि तेरे को जो भी लॉस होगा आई विल मेक गुड द लॉसेस। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन बन रहा है। ओके। अच्छा, ये लॉसेस जो हैं किसी भी आदमी के द्वारा हो सकते हैं, आइदर थ्रू द कंडक्ट ऑफ वाई हिमसेल्फ, इसके खुद के कंडक्ट से भी एक्स को लॉस हुआ होता है और ये उसे इंडेमनिफाई करने की बात कर रहा है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन होगा। और लॉसेस में बी कॉज्ड टू मिस्टर एक्स बाय अ कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी ऑल्सो, कि थर्ड पार्टी से यदि तेरे को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए भी मैं तेरे को इंडेमनिफाई करूंगा, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि लॉस इसी आदमी के द्वारा जो इंडेमनिफाई कर रहा है उसी के द्वारा कॉज हो, उसके द्वारा भी हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी हो सकता है। कि सर देखो कैसे एग्जांपल, कि सर एक्स और वाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया आपस में, जहां पर वाई को एक्स को 10,000 पेयर ऑफ शर्ट्स सप्लाई करनी थी, सिल के। बहुत बड़ा ऑर्डर था, 10,000 शर्ट का ऑर्डर था। टाइमली सप्लाई करनी थी, 1 जनवरी 2027 तक सप्लाई करनी थी। ठीक है, और ये उसके लिए उसको मान लो 1 करोड़ रुपया देगा, 10 लाख रुपया देगा, जो भी देना है वो देगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म और डाला गया कि यदि मिस्टर वाई ने 10,000 शर्ट्स इसको टाइमली सप्लाई करके नहीं दी, तो इसको आगे जिन जिन को सप्लाई करनी है उससे जो भी लॉ इस, और ये भी टाइमली नहीं सप्लाई कर पाएगा क्योंकि इसी ने लेट कर दिया, तो इस कारण मिस्टर एक्स को जो भी लॉस होगा उन सब के लिए मिस्टर वाई इसको मिस्टर एक्स को इंडेमनिफाई करेंगे। इसी कॉन्ट्रैक्ट में, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिफिकेशन का प्रोविजन भी घुसा दिया। ठीक है, तो सर खुद के कंडक्ट के कारण लॉस हो रहा है ना मिस्टर एक्स को, पार्टी के खुद के कंडक्ट के कारण, वो उसके लिए भी इंडेमनिफाई कर सकते हैं। अब थर्ड पार्टी के कंडक्ट के कारण यदि लॉस हो रहा है तो इंडेमनिफिकेशन का एग्जांपल देखो कैसे। मिस्टर एक्स जो है वो बाजार में नए नए आए हैं, मान लो हमारा 10 जन है, वो बाजार में नया नया आया है, इसको बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है अभी, पर इसको धंधा करने का है। और जब कोई बंदा नया आता है मार्केट में, देर इज ऑलवेज अ कैपिटल क्रंच और नॉट।
यस सर, देयर इज ऑलवेज अ कैपिटल क्रंच, कैपिटल की कमी होती है नए धंधे करने वाले के पास में, ये बात सत्य है और लोग विश्वास भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो दर्श जैन को रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत थी। दर्श जैन गया मिस्टर एक्स के पास में कि क्या आप मुझे 1 महीने के उधार में रॉ मटेरियल दे सकते हैं। मिस्टर एक्स बोले यार मैं तो तेरे को जानता नहीं हूँ बेटा, तो मैं तेरे को कैसे दे सकता हूँ, है ना। तो इसने कहा चलो एक काम करते हैं। दर्श जैन भी एक मिस्टर वाई को जानता था, मिस्टर एक्स भी सेम मिस्टर वाई को जानते थे। तो दर्श जैन ने मिस्टर वाई को अप्रोच किया, अंकल आप तो मुझे जानते हो, मैं कोई पैसा खा के भाग नहीं जाऊंगा। ठीक है, रॉ मटेरियल मिलेगा उसको प्रोसेस करके बेचूंगा और पैसा आते ही सबसे पहले इनको दूंगा। ठीक है, तो मिस्टर वाई इसको भी जानते थे इनको भी जानते थे, तो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को बोला आप इस मेरे कहने से आप दर्श जैन को रॉ मटेरियल उधार पे दे दीजिए। यदि वो आपको नहीं चुकाता है, यदि वो आपको नहीं चुकाता है तो उसकी जगह पर मैं चुकाऊंगा, तो उसकी जगह पर मैं चुकाऊंगा। ठीक है, तो सर ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया। इंडेमनिटी और गारंटी अपने चैप्टर का नाम है ना। तो मिस्टर वाई इज एक्टिंग एज अ गारंटर, यस सर, कि यदि दर्जन नहीं चुकाता है तो उसकी जगह पे मैं चुकाऊंगा, आई विल मेक गुड योर लॉसेस। तो कहीं ना कहीं गारंटी में भी इंडेमनिफिकेशन छुपा हुआ होता है, जो हम जब गारंटी पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी अपने को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर फिर एक और अच्छा एग्जांपल दो ना, जहाँ थर्ड पार्टी के कारण लॉस हो रहा है तो वो भी इंडेमनिफिकेशन करने वाला मेक गुड कर देगा। कि सर क्या, कि सर ये देखो, ये हमारा दर्श जैन है, यस सर, इसके पास में एक मोटरसाइकिल है, यस सर। इसने इस मोटरसाइकिल का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया, यस सर, कि मेरी मोटरसाइकिल को कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, यू विल मेक गुड द लॉसेस। ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है एक्चुअल में, इट्स एन इंडेमनिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट, कि आपकी मोटरसाइकिल को, कि आप हमें प्रीमियम दो, आपकी मोटरसाइकिल को कुछ भी हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक का नुकसान हम कवर करेंगे। ओके, तो ये इसको इंडेमनिफाई कर रहे हैं दर्श जैन को कि इसकी मोटरसाइकिल को कुछ भी हो जाता है तो दे विल मेक गुड द लॉसेस। अब एक दिन क्या हुआ, हमारा आरुष मुंदड़ा था, यस सर, वो रात को क्या है थोड़ा सा हाई होके निकला सड़क पे, हाई होके मतलब समझ गए ना, यस सर, थोड़ी लिकर विकर कंज्यूम करके निकल गया। ठीक है, अब उसका बैलेंस नहीं रहा, उसने ले जाके इसकी मोटरसाइकिल से अपनी कार ठोक दी। तो इस तो 10 जन की मोटरसाइकिल क्या है सड़क पे गिर के टूट बिखर गई। ठीक है, तो उसके रिपेयर की कॉस्टिंग आई करीब 50,000 रुपीज। ओके सर, महंगी वाली मोटरसाइकिल थी। तो सर indemnification to make good the loss caused by the conduct of third party as well। तो सर दर्ज जैन ने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया, आ जाओ भैया थर्ड पार्टी ने मेरी गाड़ी ठोक दी है, दो, आई आई कॉल अपॉन यू टू इंडेमनिफाई मी टू मेक गुड माई लॉस ऑफ ₹50,000। समझ में आया, थर्ड पार्टी से भी कोई नुकसान हो रहा है तो वो भी इंडेमनिफायर को बोला जा सकता है कि इंडेमनिफाइड को, इंडेमनिफायर कौन, जिसने इंडेमनिफाई किया है, या इंडेमनिफाइड कौन इस एग्जांपल में दर्ज जन, इंडेमनिफायर कौन, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो सर थर्ड पार्टी से के कारण भी कोई नुकसान हुआ है तो इंडेमनिफिकेशन करने वाला इंडेमनिफायर को बुला के टू मेक गुड द लॉसेस करने के लिए बुलाया जा सकता है। यस सर, चलिए इंडेमनिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आ गया, यस सर। आइए पढ़ना चालू करते हैं। क्या बात है, जिया वोरा, कविश, खुशबू, तुम सबका नेट ढीला है रे। खुशी, राघव काबरा, सम्यक, सम्यक, अच्छा तो दिशी, ऐसा लगा। हाँ दिशी और सम्यक जैन, मुझे एक बात बताओ, आज रेड रेड अलर्ट था या नहीं था। था सब। तो फिर मतलब अपन क्लास जल्दी रख सकते थे क्या। तो मेरा ऑनलाइन उसका वो हुआ कॉम्पेंसेशन अच्छा, ऑनलाइन कोई क्लास थी तुम्हारी, ओके। तो स्कूल की। स्कूल की क्लास थी, तो मुझे ये बताओ कोई ऐसा, मतलब जिस दिन अभी 1-2 दिन यदि ऐसी परिस्थिति बनी हुई है रेड अलर्ट वाली, तो पूरे दिन ही यदि छुट्टी हो, कोई निकलता हो
दिन का टाइम, तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं एडजस्ट करके आ जाऊंगा क्लास में। दिन का टाइम इज ऑलवेज बेटर देन इवनिंग टाइम। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन इस चीज को। सृष्टि कहाँ है? सृष्टि, हाँ सर। प्लीज रीड फॉर अस सृष्टि। Indemnity is equal to security against loss to make good the loss to compensate the party who has suffered some loss. Contract इंडेमनिटी का बेस्ट है टू मेक गुड द लॉस और टू कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड द लॉस। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में यदि आ जाए गलती से डिफाइन इंडेमनिफिकेशन या डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो अपने को याद होनी चाहिए। पढ़ भाई। It is a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सर जो इंडेमनिफाई करने का वादा कर रहा है उसके खुद के कारण भी लॉस हो सकता है, तो वो भी इंडेमनिफिकेशन में कवर हो सकता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया लॉस के लिए भी आप किसी को इंडेमनिफिकेशन करने का वादा कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है ना वो। यस, चलिए। हु इज एन इंडेमनिफायर एंड हु इज एन इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर? पढ़ भाई। Indemnifier, party who promises to indemnify, save the other party from loss. Indemnified, indemnity holder, party who is promised to be saved against loss. ठीक है, इंडेमनिफायर अपने एग्जांपल में कौन हो गया? यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, और इंडेमनिफाइड कौन हो गए? मिस्टर दर्श जैन, जिनकी मोटरसाइकिल के लिए उन्होंने इंश्योरेंस लिया था। क्या सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेमनिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? द आंसर इज नो। अभी जाके अपन आगे पढ़ेंगे। चलिए, नोट नंबर 1 पर सृष्टि। Note number 1 covers only a unique situation wherein loss caused by only a person is covered. An accident which is not caused by one person or which is caused by an act of God, natural event is not covered. एक है ना, फिल्म आई थी, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी एक्ट ओ ऑफ माय गॉड गॉड। के ऊपर। ओ माय गॉड। हाँ, वो देखी ओ थी माय आप गॉड लोगों ने? सर। हाँ, हाँ सर। फर्स्ट पार्ट की बात हाँ कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, तो उसमें वो इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं कि हमने तो एक्ट ऑफ गॉड वाली चीज छोड़ दी थी, और वो मंदिर के पुजारी बोलते हैं कि इंश्योरेंस इनका हम क्यों कवर करें। ठीक है, तो ऐसे लड़ाई पे वो फिल्म बेस्ड थी। तो अब देखो, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 पढ़ने के बाद में पूरी सिचुएशन क्लियर होगी। नोट नंबर 1, सेक्शन 124 क्या कवर करता है? इट कवर्स ओनली अ यूनिक सिचुएशन wherein loss caused by only a person is covered। ध्यान से पढ़ना। an accident which is not caused by any person, जो किसी आदमी या इंसान के द्वारा नहीं किया गया हो, और या फिर which is caused by an act of God or natural event is not covered। जैसे कि कोई बारिश से नुकसान हो गया हो, कोई बाढ़ से नुकसान हो गया हो, कोई अर्थक्वेक से नुकसान हो गया हो, तो वो सेक्शन 124 में नहीं कवर होता है। वापस देखो, contract of indemnity, it is a contract by which one party promises to save the other from losses caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। अब समझ में आया कि सर यदि किसी इंसान के द्वारा, चाहे मैं आपको इंडेमनिफाई करने का वादा कर रहा हूं मेरे द्वारा, या किसी और इंसान के द्वारा आपको कोई नुकसान किया गया, उसके लिए हम आपको इंडेमनिफाई करेंगे। तो यहाँ पर तो ये देखो यार, जब है ना कोर्ट रूम में बातें पहुंचती है ना, तो बाल की खाल उधरती। मतलब एक एक चीज को बहुत डेप्थ में अपने क्लाइंट के अनुसार उसका एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करी जाती है। सर यहाँ पर भी एक आदमी की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, यहाँ पर भी इंसान की बात हो रही है। तो सर सेक्शन 124 को इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि किसी इंसान के द्वारा यदि कोई लॉस कॉज हुआ है, तो फिर the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। ठीक है, किसी के भी द्वारा, किसी इंसान के द्वारा यदि कोई लॉस से बचाने का वादा किया गया है,
इंसान के द्वारा हुए किसी लॉस से आपको बचाने का वादा किया गया है, तो वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन एज सुन एज यू विल रीड नोट नंबर 2, उसमें क्या है, भगवान के द्वारा किए गए जैसे अर्थक्वेक, नेचुरल ये कैलामिटी, ये इन सब के द्वारा कोई नुकसान है, उसमें कभी भी इंश्योरेंस में 124 में कवर करने की जिक्र ही नहीं है। सही बात है। लेकिन अब नोट नंबर 2 पढ़ गई सृष्टि। Note no, but in case of Gajanan Moreshwar versus Moreshwar Madan, 1942, decision is taken on the basis of English law. As per English law, indemnity means promise to save another harmless from the loss. Here it covers every loss, whether due to negligence of promisee or by natural calamity or by accident, common law. ठीक है। लेकिन सर उनने अब यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का बना हुआ है कि सर 1872 का बना हुआ है। ठीक है, 70 साल बाद, 70 इयर्स बाद लॉ ने अपना रुख पलटा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है। इट इज नॉट द वे द थिंग्स नीड टू बी इंटरप्रेटेड। द करेक्ट वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द थिंग्स इज एज पर इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ क्या बोलता है? अच्छा, ये कौन से केस में डिसाइड हुआ? भारत में एक केस चल रहा था, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन। ठीक है, 1942 में डिसीजन आया है इसका, सुप्रीम कोर्ट का केस है। सर वो बोला नहीं, आपको चीजों को एंटायरिटी में देखना होगा। हम तो वैसे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन लॉज इंग्लिश लॉज पे ही बेस्ड थे, और हम तो इंग्लिश काफी सारे जो उन्होंने बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर पढ़ा है अपन ने, ऐसे कितने सारे कंपनीज एक्ट में और भी केसेस अपन ने पढ़े हैं जो इंग्लिश केसेस हैं। हमारे यहाँ पर लॉ दो लॉ का सोर्स बहुत सारे हैं। एक तो लॉ पार्लियामेंट में बन जाता है रे, यस सर। दूसरा लॉ स्टेट लेजिस्लेचर्स में बन जाता है, यस सर। सर तीसरा जो है कि कोर्ट्स भी यदि किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कोई अच्छा डिसीजन देती है तो वो भी लॉ उधर से भी बनता है। जैसे कि मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, क्या बोलता है मोरी बीबी वाला केस? एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, यस बोलता है ना, यस सर। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, बहुत सारी बातें अपने यहाँ पर, बहुत सारे कानून अपने यहाँ पर कोर्ट का जो डिसीजन है। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उसको हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? यस सर। तो वो भी एक तरीके से कानून बनने का जरिया है। ये जो कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन बाकी के कोर्ट्स को भी मानना पड़ेगा। जैसे कि अब हाई कोर्ट है, मान लो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उनको ये डिसीजन मानना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि गुजरात के हाई कोर्ट और को मानना पड़े, वो अलग डिसीजन दे सकते हैं, बट इसका डिसीजन लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। तो इस परिपाटी को क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सबको मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट का जो स्टेट का डिसीजन है वो मानना पड़ेगा। सर इसको बोलते हैं कॉमन लॉ, कॉमन लॉ। ठीक है, ये कहाँ पढ़ोगे आप इसकी डिटेल की? सर अपना जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये वहां पर आपको पता पड़ जाएगा। इसलिए उसकी चिंता अभी करने की जरूरत नहीं है। तो कानून कहाँ कहाँ से बनता है यार? सर कानून पार्लियामेंट में भी बनता है, कानून कोर्ट रूम्स में भी से भी इनडायरेक्टली बन के आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन में बोला गया 1942 में कि नहीं, इसको इंग्लिश लॉ के हिसाब से इंटरप्रेट करो। इंग्लिश लॉ के हिसाब से इंडेमनिटी मींस प्रॉमिस टू सेव अनदर पर्सन हार्मलेस फ्रॉम द लॉस। Here it covers every loss, whether due to negligence of by the promisee or by any person or by natural calamity also. Natural calamity, earthquake, ये वो जो भी है एक्ट ऑफ गॉड, उससे भी कवर किया जाना चाहिए। तो सर इस डिसीजन को और इस सेक्शन को मिला के अब चीजें पूरी अपने सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि पहले ऐसा होता था, लेकिन अब एक्ट ऑफ गॉड और नेचुरल कैलामिटीज को भी इंडेमनिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में कवर किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। एग्जाम्पल फर्स्ट, Mr. X contracts with the government to return to India after completing his studies, which were funded by the government at University of Cambridge, and to serve the government for a period of 5 years. If Mr. X fails to return to India, he will have to reimburse the government. It is a contract of indemnity. ठीक है, मान लो हमारी सृष्टि है, ठीक है,
सृष्टि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक अच्छे ओहदे पे है। यस सर। सृष्टि के ने 10 साल सर्विस कर ली, अब इसको इच्छा हुई कि यार जीवन में एक ठहराव आ गया है, क्यों ना मैं थोड़ी सी फर्दर स्टडीज भी परस्यू कर लूं। ओके। सृष्टि ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी, क्या आप मेरी आगे की पढ़ाई फंड करेंगे, जिससे कि मैं और आगे अच्छा पढ़ के आऊंगी तो गवर्नमेंट के काम अच्छे से संभालूंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अच्छा तुमको 1 लाख पाउंड की जरूरत है, हम तुमको 1 लाख पाउंड की एजुकेशन फंड करते हैं। लेकिन सर मैम उसके बाद में आपको इंडिया में आके कंपल्सरीली 5 साल तक तो कम से कम और हमारे यहाँ पर सेवाएं देनी होगी। यदि आपने वहां पढ़ाई करके वहीं पर भाग लिए कोई अच्छा आपको ऑफर मिल गया तो हमने पैसा भी लगाया, हम बेवकूफ बन जाएंगे ना फिर तो इसने इंडेमनीफाई किया कि देखो मैं आके वापस सेवाएं दूंगी, नहीं सेवा दे पाती हूँ तो फिर मैं आपको वापस जो आपने पैसा मेरी पढ़ाई पे खर्च किया है वो पूरा का पूरा रीइंबर्स करूंगी, ये मैं आपको इंडेमनीफाई कर रही हूँ। तो ये पहला एग्जांपल हो गया इंडेमनिटी का। ठीक है भाई। यस सर। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कीजिए।